अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी जो एप्लीकेशन है वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में किस तरह से हो सकती है। और उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, दो एग्जांपल्स ली हैं जिनकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम लीनियर अलजेब्रा की मदद से केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मेरी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आपने देखना है कि लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यानी गाउसियन एलिमिनेशन मेथड और गाउस जॉर्डन मेथड जो है वो आपको आना चाहिए। मैं इसमें इक्वेशंस को मॉडल करना बताऊंगा और उसका सोल्यूशन जो है वो मैं डायरेक्टली जो है वो लिखूंगा। तो पहली एग्जांपल तो हमारे पास है, एक केमिकल इक्वेशन है और उस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट जो चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मींस कार्बन के यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ये करते हैं कि हम जितनी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यानी एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है और चौथी टर्म ये है, उतने हम इनके साथ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 वेरिएबल्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो 4 वेरिएबल x1, x2, x3 और x4 मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हें हम ऐसे चूज करेंगे कि वो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो हमने x1, x2, x3, x4 चूज किए हैं ये हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, इनकी कोई और वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, इन को बारी बारी तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्बन है, तो हम यहाँ पे C लिख देंगे या कार्बन लिख देंगे। अगर आपको नाम याद है तो उसका नाम लिखते हैं। अगर नाम नहीं याद कि H से क्या बनता है तो आप जस्ट H भी लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन लिखना चाहें तो हाइड्रोजन लिख लें। इसी तरह O है, O मीन्स ऑक्सीजन है, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब आप बारी बारी इसको जो है एनालाइज करते जाएं। अगर आप देखें कि इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो C है, C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x1। इसका मतलब है कि जो C के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो x1 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, x1। और फिर इसी की राइट साइड पे आएंगे तो C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x3, तो हम लिख देंगे x3। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ये तो था कार्बन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अगर आप यहां देखें तो ये 4 टाइम्स x1 आइटम्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आ जाएगा 4x1। ठीक है, क्योंकि 4 ये है और ये x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4x1 यहां पे आ जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है वो इस टर्म में इन्वॉल्व हो रही है और यहां पे 2 है और ये x4 है, तो ये 2x4 आएगा, तो इधर भी जो है ये 2x4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बैलेंस्ड हो गए हैं। अब थर्ड और लास्ट एलिमेंट जो रह गया वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ 2 और x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2x2। तो 2x2 इक्वल टू राइट साइड पे अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है वो 2 टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है और इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इधर क्या आएगा, 2x3, वो हमने यहां लिख दिया, दरमियान में प्लस। ठीक है, और फिर यहां से क्या आएगा, x4, तो यहां पे हमने लिख दिया x4। अब होपफुली आपको इक्वेशंस बनाना जो है वो आ गई होंगी।
अब जब ये इक्वेशंस बन जाती हैं, इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, अरेंज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना देते हैं, और ये जो राइट साइड की टर्म्स हैं इनको हम मूव करवा के लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x1 माइनस 2x4 इक्वल्स टू 0, और इसी तरह थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं गाउस जॉर्डन मेथड से। मैंने जो एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं वो गाउस जॉर्डन मेथड से सॉल्व हुई हैं। आप इनको गाउसियन एलिमिनेशन मेथड से भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो आपने ज़रूर देखी हो और वो नॉलेज आपके पास मौजूद हो। तो अब ये देखें, ये हमारे पास इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ ये इसकी रो इक्विवेलेंट रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। तो जब ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा इसको सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इस सिस्टम को देखें तो हमारे पास अननोन 4 हैं, ठीक है। एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, और ये जो राइट साइड होती है ये सोर्स टर्म्स के लिए यूज होती है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ अननोन्स 4 है। तो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सोर्स टर्म 0 हो, यानी ax इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। अगर होमोजीनियस सिस्टम की नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, आर्बिट्ररी सोल्यूशन आता है, जिसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें जो सिर्फ मेन चीज आपको सीखने की है वो ये है कि आपने देखना है कि ये जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, ये रैंक ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। तो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल है, इसका मतलब है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग में मोस्टली आपके पास यही होगा कि सोल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और सोल्यूशन जो होगा वो आर्बिट्ररी आएगा। आर्बिट्ररी हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो रैंक आता है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम 4 है और रैंक जो है यहाँ पे देखें 1 2 3 रोज ए बी में है और 3 ही रोज ए में है। तो ये रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल है, लेकिन लेस देन 4 है, तो आर्बिट्ररी सोल्यूशन आएगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि आपने फ्री वेरिएबल तो चूज करना है, लेकिन फ्री वेरिएबल किसको चूज करना है, x1 को, x2 को, x3 या x4 को, ये हमने जस्ट डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं लीडिंग वंस को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये लीडिंग वंस है, तो देखें लीडिंग वन x1 के कॉलम में आता है, इसका मतलब है ये तो लीडिंग वेरिएबल हो गया, ये भी लीडिंग वेरिएबल हो गया, ये भी लीडिंग वेरिएबल हो गया। तो एक ही फ्री वेरिएबल है जिसको x4 कहते हैं। तो हम x4 को जो है वो किसी के इक्वल रख लेते हैं। सपोज x4 जो है वो t के इक्वल है, और बाकी यहां से अगर आप देखें तो यहां से आपको मिल जाएगा, इक्वेशंस को अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करूं तो यहां से मिल जाएगा x1 माइनस हाफ x4 इक्वल्स टू 0। दूसरी रो से मुझे मिलेगा x2 माइनस x4 इक्वल्स टू 0, और थर्ड रो से मुझे मिलेगा x3 माइनस हाफ x4 इक्वल्स टू 0, और हमने x4 को क्या लिया हुआ है, t लिया हुआ है। तो अगर मैं x4 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे x3 मिल जाएगा, और फिर मैं x3 की वैल्यू x4 की वैल्यू अगर यहां पुट करता हूं तो मुझे x2 मिल जाएगा, और x4 की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मुझे x1 मिल जाएगा। और वो तीनों वैल्यूज यहां पे मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, सपोज हमारे पास जो x1 है वो आ जाएगा हाफ t, x2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा t, और x3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा हाफ टी। तो जो सोल्यूशन सेट बनता है वो हमारे पास बनता है हाफ टी, ठीक है। उसके बाद टी, हाफ टी एंड टी, ये सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अब मैंने टी की ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि ये जो x1 है और x2 है
x3 है और x4 है, ये नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना रहे। तो अगर मैं t की वैल्यू आप देख लें 2 रखता हूं, ठीक है, तो ये 2 को कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा। तो मैं t की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और ये भी 1 आ जाएगा, ये सॉरी 2 आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और यहां पर भी t की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखें, अगर आप सोचें कि t की वैल्यू में 4 भी रख सकता था तब भी कटिंग हो जाती, लेकिन हमने इनमें से सबसे छोटा ऐसा नंबर चूज करना है जिससे ये कटिंग होके पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए। तो ये वैल्यूज हैं जिसकी मदद से हम केमिकल के इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करता हूं जो इससे जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें आप देखें, हमारे पास इस साइड पे जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास उसी तरह से हमने फर्स्ट टर्म को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को x2 से, थर्ड को x3 से और फोर्थ को x4 से। तो हमारे पास जो केमिकल्स हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है H, तो H यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे 1x1 आ गया है, और इस टर्म में लेफ्ट साइड पे कहीं भी और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3x3 है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, सही है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन Cl है, तो Cl यहाँ जो है x1 है, तो वो 1x1 आ गई, और यहाँ पे Cl जो है वो x4 के साथ है, तो इधर क्या आ जाएगी, x4 आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो P है यानी फास्फोरस है, तो P जो है वो यहाँ पे है, तो वो है x2, देखें ये x2 आ गया, और यहाँ पे P जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x3 के साथ, तो ये x3 आ गया। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ x2 और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4x2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 और x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इनको अगर मैं इस साइड पर ले आऊं सारी टर्म्स को, तो ये अरेंजमेंट होके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैं इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसकी रिड्यूसेशन फॉर्म बनाऊं, तो वो मेरे पास ये फाइनली सिस्टम बन जाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x1, x2, x3, x4। तो अब आप देखें, लीडिंग एलिमेंट इधर है, इधर है और इधर है। फिर जो है x4 मेरे पास क्या है, वो एक फ्री वेरिएबल है, तो मैं x4 को जो है वो t ले लूंगा, और ये जो लास्ट रो होगी वो मेरे पास इग्नोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 ही जो है फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स, 5 फाइंड आउट नहीं करने, तो ये मेरे पास किसी काम की नहीं है। मुझे यहीं से x4 की वैल्यू जो है वो मैं रख लूंगा t। जब मैं x4 की वैल्यू t रखूंगा, तो यहां से मेरे पास जब मैं सिस्टम बनाऊंगा तो x1, x2, x3, x4 की ये वैल्यूज आ जाएंगी। और यहां अगर मैं देखूं तो t की कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए, t = 3, तो उससे जो है वो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 1, ठीक है, और उसके बाद ये शुरू में आएगा 3, फिर 1 और फिर 1 और फिर 3। इसका मतलब यह है कि मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए x1 की जगह जो है वो क्या पुट करना चाहिए, 3, तो यह आ जाएगा 3HCl प्लस इसकी जगह मुझे 1, तो ये वैसे ही रहेगा Na3PO4। यहां पे x3 जो है, x3 हमारे पास है 1, तो फिर आ जाएगा H3PO4, और यहां पे x4 की जगह 3 आ जाएगा, 3NaCl। तो अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक है तो आपकी ये इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड होगी, ठीक है। तो ये तो थी एप्लीकेशन कि किस तरह से हम अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा को यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, यूज कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं इन एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।